नमस्ते। कोर्ट में वक्फ का मामला चल रहा है, पार्लियामेंट में भी वक्फ का मामला चल रहा है, जेपीसी में वक्फ के ऊपर चर्चा हो रही है। इसलिए आज मैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, संविधान विशेषज्ञ, बहुत बड़े बड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार बहस करते रहते हैं, पर्टिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू आता है, आज आदरणीय श्री राकेश द्विवेदी जी के साथ में हूं मैं। मैंने सर से टाइम लिया और आग्रह किया कि वक्फ के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन है, वक्फ एक्ट क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या वक्फ एक्ट वक्फ बोर्ड पुरानिक है, क्या ये इस्लामिक है, क्या ये जो वक्फ एक्ट बनाया गया है ये वास्तव में इस्लाम की डिफिनीशन में फिट बैठता है या संविधान की डिफिनीशन में फिट बैठता है। इसी पर डिटेल चर्चा करने के लिए मैंने द्विवेदी साहब से रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैंने सर एक रिसर्च किया तो पता चला कि दुनिया के 50 ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। उदाहरण के लिए मालदीव 75,000 एकड़ है, सिंगापुर 1,80,000 एकड़ है, बहरीन 1,90,000 एकड़ है, हांगकांग 2,75,000 एकड़ है, डेनमार्क 3,45,000 एकड़, फिनलैंड 3,90,000 एकड़, मॉरिशस 5 लाख एकड़, लग्जमबर्ग 6,40,000 एकड़, साइप्रस 8,30,000 एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़ और भारत में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 10 लाख एकड़ जमीन है। उदाहरण की इसका मतलब ये हुआ कि भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 12 मालदीव बन सकता है, भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 5 सिंगापुर बन सकता है, 5 बहरीन बन सकता है, भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर 2 मॉरिशस बन सकता है, भारत में वक्फ बोर्ड के ऊपर लगभग 3 फिनलैंड भी बन सकता है। ये सिचुएशन है। जबकि आंकड़े ये भी बताते हैं कि आजादी के समय लगभग 50,000 एकड़ जमीन थी और ये आजादी के बाद बढ़ते बढ़ते 10 लाख एकड़ हो गई। आपका क्या विचार है सर, ये अगर इसको हम 3 तरीके से देखें, पहला संवैधानिक तरीके से देखें, दूसरा इसको हम इस्लामिक तरीके से देखें। देखिए, वक्फ प्रॉफिट मोहम्मद के समय से जो उनके रिविलेशंस थे जो कि कुरान में आयते हैं जी, तो उसके अनुसार वक्फ कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति के संबंध में उसको अल्लाह के नाम डेडिकेट कर सकता है। मतलब अपनी पुश्तैनी जमीन हो या खुद उसने खरीदा खुद हो, उसकी अपनी हो, अपने परिश्रम से अर्जित की हो उसने या उसको विरासत में मिली हो, उसको वो कर सकता है कि ये संपत्ति अब अल्लाह के नाम धार्मिक मकसदों के लिए या चैरिटेबल मकसद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मसलन ये कि जो गरीब लोग हैं, गरीब मुसलमान हैं या और भी लोग हैं गरीब, तो आप उनके मदद में करें या पूजा पाठ जो होता है उसके संबंध में धर्मशाला खोल दें, स्कूल खोल दें, तालीम दें। हाँ, तो ये उसका वो चला आ रहा था। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले ये 1890 में मसला खड़ा हुआ कि ये वक्फ अल औलाद, यानी हिंदुस्तान 2 कदम आगे चलता था यहाँ के मुसलमान लोग, तो वक्फ अल औलाद भी वक्फ है कि नहीं है ये। अच्छा, क्या मतलब हुआ सर इसका? वक्फ अल औलाद वो वक्फ, इन्होंने कहा कि वो कंसेप्ट है कि जहां आप अपनी औलाद के लिए वक्फ कर रहे हैं। अच्छा, है तो अल्लाह के नाम, मगर उससे जो भी आमदनी होगी या प्राप्ति होगी वो आपके ही पुत्र परिवार वालों के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब हम धर्मशाला बना दें और वो धर्मशाला हमारे बच्चों के काम आए, ऐसा? जो भी उससे प्राप्त हो आपको, तो या किराया मिल रहा है तो बच्चों को जाएगा। तो ये तो वास्तव में अंग्रेजी अदालत जो थी उस वक्त, उन्होंने भी कहा कि ये तो कोई वक्फ ही नहीं है, ये तो आम गिफ्ट है, विल है जो हर आदमी अपने तौर पे अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता है संपत्ति। यहां तक कि प्रिवी काउंसिल पहुंचा 1896 में मसला, और प्रिवी काउंसिल ने उसको नकार दिया कि नहीं, ये कोई वक्फ नहीं हो सकता। अब राजनीति देखिए, जब ये वो वक्त था कि जब देश करवट बदल रहा था, एक तरफ कांग्रेस बन चुकी थी, एक तरफ मुस्लिम लीग की बनाने की तैयारी हो रही थी। 1905 में बंगाल को तोड़ करके हवा दिया गया,
कम्युनिज्म को, और सेपरेट इलेक्टोरेट भी लाया गया, और उसी से जुड़ा हिंदुस्तान में स्वदेशी आंदोलन वगैरह आरंभ हो गया। बंगाल में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बंबई में तिलक, और बाद में सावरकर भी उसमें जुड़े। विदेशी संपत्तियों को जलाया गया। ये वो वक्त था कि जब देश की भी पूंजीपतियों को बढ़त मिली इससे। ऐसे वक्त पर 1911 में कलकत्ता से हटा करके वो दिल्ली में राजधानी आई, और उसी वक्त पर जो है बंगाल जिसको तोड़ा गया था उसको फिर से जोड़ दिया गया। जोड़ने से मुसलमान नाराज। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना जो काउंसिल के मेंबर हो गए थे 1909 के एक्ट के तहत चुनाव जीत करके, तो पहला वक्फ एक्ट बिल उन्होंने पेश किया, जिसको वक्फ एक्ट 1913 अंग्रेजों ने बनाएंगे तो वही, ये तो पेश कर सकते हैं बिल। पावर क्या थी काउंसिल की? सलाह देने की, सुझाव देने की, यानी वो दोनों मिल करके ये बना। और इसमें उन्होंने वक्फ अल औलाद को मान्यता दे दिया, ये सही है। अदालतों ने फिर कहा कि ये इस तारीख से तो ठीक है, 13 के बाद से आप करिए ये सब, 13 के पहले वाले ऐसे वक्फ को मान्यता नहीं दी। ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है कानून, पर वो पड़ा रहा। कोई संशोधन अभी नहीं हुआ। अब विश्व युद्ध हुआ, उधर टर्किश एम्पायर टूटा, जर्मनी हार गई, अरब देश पैदा हुए, यानी मिडिल ईस्ट का जो है उस पर विस्तार से हम नहीं जाएंगे, मगर उस कैलिफेट खलीफा जो है वो खत्म हो गए। सुल्तान खलीफा हुआ करते थे। हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन उनके पक्ष में। और मजे की बात है कि गांधी जी और कांग्रेस उसके नेतृत्व में। यानी इसको सार में देखिए कि जो विदेश में वहां मध्य पूर्व अरब देशों में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे हमें क्या लेना देना है? मुसलमान को क्या फायदा होना है? उसके धर्म की बात। यानी एक पैन इस्लामिज्म जिसको कहते हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस का ये आंदोलन हुआ। वरना हम लोग से क्या लेना देना है? खलीफा रहे या खत्म हो जाए। हम लड़ रहे हैं कि खलीफा बना रहे और उसमें अंग्रेज, इस नाम पर कि साहब अंग्रेज के खिलाफ मुसलमान की भावना होगी और वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे और हम आजादी की लड़ाई आगे बढ़ेगी। थोड़ी देर के लिए इसको मान भी ले, मगर आप बढ़ावा किस चीज को दे रहे हैं? किस जहर को? पैन इस्लामिज्म को। उनका तो उम्मा है, वो लड़ रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह है बात। खैर, वो कमाल पाशा ने उसको खत्म कर दिया, यहाँ आंदोलन खत्म हो गया, और गांधी जी ने थोड़े दिन में जहां कहीं एक कुछ थोड़ी सी हिंसा हुई, चौरी चौरा था, खत्म कर दिया उन्होंने उसको। जो यहाँ खिलाफत समिति बनी थी वो भी खत्म हो गई। अभी 26 आ जाता है, कानून पास हो गया, वक्फ एक्ट। वक्फ एक्ट तो 13 में पास हो गया जी, मगर उसको रिट्रोस्पेक्टिव नहीं था। अब जब 26 में आ गए तो साइमन कमीशन, नया संविधान, ये शुरू हुआ। आंदोलन आजादी की इतनी मांग हो गई थी कि वो उसको शांत करने की, हम आपको नया संविधान दे रहे हैं। तो अब ये डोमिनियन स्टेटस होगा कि पूर्ण स्वराज होगा, ये झगड़ा चल रहा था। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी का टकराव हो रहा था, नेहरू जी भी बोस के साथ खड़े थे कुछ देर। 1930 में इकबाल ने इलाहाबाद में नारा दे दिया कि नॉर्थ वेस्ट स्टेट को सब इकट्ठा किया जाए, कन्फेडरेशन बनाया जाए, न्यूट्रल आर्मी किया जाए। और इसी 1930 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में तय हुआ होना, पुनः जो है जिन्ना के जरिए एक और बिल आया कि साहब वक्फ एक्ट को जो अदालत ने कहा कि प्रोस्पेक्टिव है, उसको आप रिट्रोस्पेक्टिव करिए ताकि जो पहले हो चुके हैं वो भी वैध हो। वो एक्ट जो है वाइसरॉय ने, लॉर्ड अर्विन ने फिर बना दिया 1930 में, जिसको कहते हैं वक्फ एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट 1930।
अब आप देखिए आरटीसी हुई 1934 पे आ गए, फेल हो गई आरटीसी सब। कम्युनल अवार्ड 1934, और कम्युनल अवार्ड बांटने के लिए हुआ मुस्लिम लीग और अंग्रेज की मिली भगत। ये उड़ीसा, बिहार उड़ीसा एक्ट, बंगाल वक्फ एक्ट, बॉम्बे वक्फ एक्ट, 1934, 35, 36 में ये सारे वक्फ एक्ट आते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी आता है। यानी ये सारा खेल रचा गया कि सारे मुसलमान जो हैं वो इसके पीछे लामबंद हो जाए। मुस्लिम लीग कमजोर थी, तो उसको मुस्लिम भी उसके साथ नहीं थे, केवल ये नवाब शवाब ये सब लोग जिसको अशरफ कहते हैं। तो जब चुनाव हुआ तब भी मुस्लिम लीग का नहीं जमा। मुस्लिम संगठन जीते मगर वो क्षेत्रीय थे। बंगाल में फजलुल हक और पंजाब में भी सिकंदर हयात खान। मुस्लिम लीग नहीं पनपी, मजबूत हो पाई। तो 1937 में लखनऊ में 1937 में लखनऊ में 36 में हुआ, सब इकट्ठा किए गए। वहां पर यह तय हुआ कि सारे सब मिल करके अब मुस्लिम लीग के सदस्य बन जाएंगे। सिकंदर हयात खान इकलौता व्यक्ति था जो कि अंग्रेज के राज में डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बना था। और वो सर सिकंदर हयात खान थे। नाइटहुड प्राप्त थी उनको, इकबाल को नाइटहुड प्राप्त थी। यानी सब अंग्रेज के इशारे पर, क्योंकि अंग्रेज को हिंदुओं के समानांतर एक मुस्लिम शक्ति चाहिए थी, इसलिए ये सारा खेल हो रहा था। और कांग्रेस शांति थी, सब देख रहे थे। और इकबाल ने कहा कि साहब ये शरिया हमारा जो है उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस्लाम हमारा मकसद है। इस्लाम के सामने कोई दूसरा मकसद नहीं हो सकता। आजादी मिले न मिले, हमारा शरिया असली समाजवाद उसी में है। ये बातें उन्होंने रखी थी क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ कम्युनिस्ट पार्टी पैदा हो गई थी और नेहरू जी भी कुछ समाजवादी बात कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस भी कर रहे थे, तो उसके समानांतर की सब बेकार है। असली इस्लाम, असली सोशलिज्म इस्लाम में, असली इस्लाम समाजवाद। उन्होंने कहना कि देर नहीं थी, 1937 में शरिया एक्ट लागू हो गया। ये बैकग्राउंड थी 1937 वाले शरीयत एक्ट की, जो आज भी चल रहा है। हाँ, आज भी चल रहा है। आर्टिकल 372 की बदौलत। तो ये खेल सारा कहने का है कि जो वक्फ का सिलसिला था और वक्फ के दायरे बढ़ाते चले गए और शरिया को लागू किया गया, ये सब खेल था पाकिस्तान। इस वक्त तक मेरे अध्ययन के अनुसार पाकिस्तान बनाने का मन अंग्रेज बना चुका है। उसका स्वरूप क्या होगा, वो देश के अंदर उसके 3 टुकड़े करके उसको कन्फेडरेशन के नाम पे जोड़ेंगे या उसको अलग रख के बनाया जाएगा, केवल यही झगड़ा था। उनके दिमाग में संदेह चल रहा था। वो चाहते थे कि पूरा रहे उनके कब्जे में। 1938 में सिंध में पास हो गया कि नॉर्थ वेस्ट को पूरा इकट्ठा किया जाए, सब सारे प्रांतों को करके एक स्टेट बनाया जाए। और 40 में लाहौर रेजोल्यूशन हो गया। आजादी के उपरांत 1954 में वक्फ एक्ट कांग्रेस ले आई, नेहरू जी ने। तो उसकी कोई डिमांड बीच थी में क्या? कोई डिमांड तो थी नहीं सर ऐसी, फिर से ले आओ वक्फ एक्ट। यानी अपीजमेंट, मुस्लिम वोट बैंक क्रिएट करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इसका इतिहास में भी देख रहा था कि ऐसे 1954 में कोई बहुत मतलब पार्लियामेंट में किसी ने कहा हो कि नया कानून चाहिए हमें, ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ दिखता नहीं कहीं पे। तमाम पैक्ट नेहरू जी कर रहे थे। माइनॉरिटी की रक्षा के लिए लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ। वक्फ के बारे में क्यों नहीं कर लिया कि जो हमारी देवोत्तर संपत्ति है हिंदुओं की पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, उसके लिए क्यों नहीं बोर्ड बनाया गया, देवोत्तर बोर्ड। वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जो है वक्फ एक्ट बना, मुगलों के आगे जा रहे हैं।
आप समझिए, अब ये इस हद तक तो मतलब वक्त की बात तभी नहीं जो हम लोग करते चले गए। अब आपने उसके अंदर जो ग्रांट्स हुए थे, बादशाहों ने दिए थे, अकबर बादशाह ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, उनके गवर्नर तक ने जो ग्रांट दिए, बंगाल में, केरल में, हर जगह, या निजाम ने दिए, निजाम शाही, आदिल शाही, दक्षिण में जो थे, वो सब लोग जो ग्रांट दिए, सूफियों को ग्रांट दिया, मॉस्क को ग्रांट दिया, मदरसों को ग्रांट दिया, वो सब ग्रांट 50 गांव दे दिए आपको, 20 गांव दूसरे को दे दिए। अब वो सब ग्रांट वक्त उनको ढूंढ ढूंढ कर। ये सर अच्छा हुआ आपने बोल दिया। हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी और जहां जहां मैं जा रहा हूं, एक बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या, चाहे वो मुगल काल में हो या बाबर एरा या औरंगजेब का टाइम में, क्या उनको अधिकार था कि जो भारत में आए थे और वो भारत की जमीन लेके किसी को दे सकते थे? अगर इसको इस्लाम के नजरिए से देखें तो क्या जायज है ये या नाजायज है? देखिए, दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक तो आप आक्रमणकारी हैं, आपने कब्जा कर लिया, आप शासन में आ गए, सत्ता आपके हाथ में है, आप जो चाहे करेंगे, आपकी फौज है, तलवार के दम पे, फौज के दम पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपके जब तक आप हैं तब तक वो चलेगा। मगर कुरान के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप अपनी संपत्ति पे कर सकते हैं। आप बाहर से आए आक्रमण करके और दूसरे देश की जमीन पे कब्जा कर लिए, उस पे आप ठीक है, उसका इस्तेमाल जो चाहे करिए तब तक, मगर वक्फ नहीं हो सकता उसका, क्योंकि आपने जायज तरीके से नहीं लिया, नहीं है उसको, आपने परिश्रम से अर्जित नहीं किया है, और किसी ने आपको डोनेट भी नहीं किया। तो मतलब ये जो आए थे यहाँ पे, वो अगर मंगोल से आए, जहां से आए, वो अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जो उनको वक्फ करना है करे, लेकिन भारत की जमीन को वक्फ नहीं कर सकते। आप वक्फ क्या कर देंगे? आप करने को करते, जो चाहे नाम देते रहिए उसको, ग्रांट कर दिया आपने उसको, ग्रांट कहिए, वक्फ कहिए, जो चाहे कहिए, मगर कुरान इस्लाम के हिसाब से वो वक्फ नहीं हो सकता। एक तो ये हो गया सर जो बाहर से आए। दूसरा, जो नवाब यहीं के थे और बाद में उनको कुछ जमींदारी दे दी गई, 20 गांव, 50 गांव, 30 गांव, ऐसे जगह जगह दी गई, उनको क्या अधिकार था वक्फ करने? वो तो खुद ही अपना ग्रांट पर है, या उनके नुमाइंदे हैं। जैसे बंगाल का गवर्नर जो है वो बादशाह का नुमाइंदा है, ठीक है। तो जो भी काम कर रहा है बादशाह के नाम पे कर रहा है, बादशाह के नाम पे कर रहा है। और जो नवाब जिसको ग्रांट मिली है, क्योंकि उस जमाने में था क्या कि जो मुगल लोग थे वो तमाम नवाब पैदा करते थे और तमाम ऐसे मनसबदार पैदा करते थे जो कि जंग के समय पर अपनी फौज को उनको सुपुर्द करते थे, तब तक अपने रखते थे वो। तो इसका मतलब ये हुआ है सर कि दो कंडीशन हो गई। एक तो अपनी पुश्तैनी जमीन हो या अपनी कमाई हुई जमीन हो। दूसरा, वो जमीन जायज तरीके से कमाई हो, मतलब किसी को किडनैप करके अपने नाम पे रजिस्ट्री जमीन करा लिया, तो वो भी वक्फ नहीं कर सकते। जायज तरीके से, नाजायज तरीके से नहीं। किसी का मर्डर करके, किसी की हत्या करके या तलवार के दम पे छीन लिया, छीन के फिर कह रहे हैं हम तो वक्फ कर रहे हैं, वो नहीं हो सकता। तो एक तरीके से फिर ये जो सिस्टम चल रहा है, जिसको लोग बार बार चिल्ला रहे हैं, जेपीसी में देखा मैं बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, इसका मतलब ये फिर तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अब ये अनकुरानिक है और अन इस्लामिक हो गया फिर तो पूरा। अन इस्लामिक है, अनकुरानिक है, और अनैतिक है, अनजस्ट है, इमोरल है, अनजस्ट है। आप का संविधान कहता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, प्रियम्बल में। हाँ, भारत का संविधान कहता है, ठीक बात है। इक्वालिटी, हाँ, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी की बात करता है। हाँ। वो ये कैसी फ्रेटर्निटी होगी कि हम साहब 50 साल से उस जमीन को जोत रहे हैं, बो रहे हैं, हमने वहां पर गांव में मंदिर बना रखा है, आपका वक्फ बोर्ड अचानक उठता है सो करके, हमने कुछ सर्वे कर लिया और ये निजाम हमको दे गए थे ग्रांट में, ये वक्त है, ये वक्त बना जाए। नहीं, एक का तो बड़ा इंटरेस्टिंग आया, उसने बताया कि यहाँ बकरी चरती थी, इसलिए वो गांव वहां बकरी चरती थी नवाब साहब की, इसलिए वो जमीन वक्फ की है। नहीं तो है क्या, आपने वक्फ की डेफिनेशन को, परिभाषा को इतना आप लचर करके वृहत करते चले गए कि आपने उसमें कहा वक्फ बाय यूजर भी होगा। कोई दस्तावेज नहीं है वक्फ का। ये 1995 में। हाँ। नहीं 95 नहीं, पहले भी वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय ओरल,
तो दस्तावेज की भी जरूरत नहीं है। अरे भाई, कोई आप जहांगीर का उसका कागज दिखाने की जरूरत थोड़ी है। आज तो शाहजहां का मकबरा है, वहां ताजमहल के अंदर आप कहिए वक्फ है, वो भी एक लड़ाई। ये वक्फ की संपत्ति है। आपके हिसाब से क्या है सर? मान लीजिए जहां मकबरा बना हुआ है या कुछ उनका पक्का कब्रिस्तान बना हुआ है, वो देखिए, वक्फ मान सकते हैं उसको? नहीं मानने की बात तो ये है कि वो अब तो बोर्ड के हाथ में है ना। और इस्लाम के हिसाब से जो उनकी समझ है उससे वो तय करेंगे। नहीं, मगर हमारा कहना ये है कि ये आपने इतना बृहत और लचर कर दिया है कि जहां मन करे उंगली रख हाँ, दे कि वहीं। वक्फ बाय यूजर है। आप कहिए ये तो इस वक्त के तौर पे हम इसको चूंकि गरीबों को दान करते आ रहे हैं यहाँ की आमदनी को 50 साल से, तो ये वक्फ बाय यूजर हो गया। ये क्या वक्फ बाय यूजर हो गया? क्योंकि किसी को डेडिकेट करना पड़ चाहिए ना। वो डेडिकेशन इससे थोड़ी होगा कि हमारी संपत्ति को इस्तेमाल किया जा रहा है कि हम चले गए, हमारा ये मकान है, इस मकान को अस्पताल आंख का खोल दिया गया, लोगों को फायदा मिल रहा है, तो ये वक्फ हो गया। तो वक्फ बाय यूजर ओरल, जिसका कोई प्रमाण नहीं है। यहाँ कौन है हिंदू और मुसलमान जो उस समय का है जो बताएगा कि वक्फ उन्होंने किया था कि नहीं किया था? एक सर अभी मैंने देखा बयान एक हैदराबाद और यही नहीं, माफ कीजिएगा, यही नहीं, अब उन्होंने 95 के एक्ट में अब आप देखिए और एक्सपेंड कर दिया। जो शामिलात पट्टी है, शामिलात दे है, ये पंजाब और इस तरफ के इलाके में बहुत होता है कि जो, और बाकी जगह भी, जिसको हम कॉमन लैंड बोलते हैं, जहां सारे गांव की भेड़ बकरी चरेगी या आप समान रूप से किसी काम के लिए खेल का इस्तेमाल मैदान, करेंगे, ऊसर जमीन, खेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, जनवास वगैरह, शादी विवाह जहां बारात रुकती है। हाँ, सो वो भी उसको जोड़ दिया क्लॉज। तो वो भी चला गया बाहर। और हम भुगत क्या रहे हैं? तो पता चला कि वो म्यूनिसिपैलिटी की जमीन है, अदालत की जमीन है। और दिल्ली में तो 70% दिल्ली वक्फ है फिर। मतलब ये, अब इसका माने क्या है कि हमारी संपत्ति कल को आप कहिए जोरबाग जो है वो वक्फ है। उधर करबला है, इधर टूम है सफदरजंग की, इधर टूम है लोधी की, तो ये पूरा वक्फ हो गया। पूरा वक्त हो गया। तो हम लोग जो संपत्ति अर्जित किए हैं अपनी, हम सब जो है जो वक्फ बोर्ड के पास जाएं और मतलब पूरा लोधी रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, ये तो मतलब एकदम ही अनजस्ट। तो सर इस कानून में आपके हिसाब से फिर क्या क्या बदलाव की जरूरत है आपको? आपको लगता है इस कानून के रखने की जरूरत है या कि इसको खत्म करेगा कि यूनिफॉर्म चैरिटी कोड, यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड या यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड? अगर आप यूनिफॉर्म कोड, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट ट्रस्ट एक्ट बना करके सारे चाहे किसी धर्म के हों, सबके लिए कॉमन, वो तो बेस्ट है, बेस्ट है। पर मेरा कहना यह है कि आप अलग अलग कानून भी रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं है, मगर वो मूल रूप से और सब्सटैंशियली अधिकाधिक समानता होनी चाहिए उसमें। इस प्रकार की एक धर्म या पंथ के जो वक्फ हैं, उनको ट्रस्ट हैं, उनको तो इस प्रकार से मान्यता है। और दूसरी तरफ जो तमाम तमिलनाडु और कर्नाटका ने हिंदू एंडाउमेंट एक्ट बना रखे हैं, उसमें टेम्पल में करे क्या है, सब कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और सब है, वही अर्चिका बनाएंगे और यानी जरा देखिए दोनों का। ये आर्टिकल 14 है, ये इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है। ये एक तरफ तो मतलब आप जहां उंगली रख दें तो वक्फ है, लेकिन उनकी मजहब के आधार पर बनाएंगे सर, तो जो मेरे मन में एक सवाल है, फिर तो हिंदू के लिए हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए, जैन के लिए जैन बोर्ड, जैन ट्रिब्यूनल होना चाहिए, बहाई के लिए बहाई बोर्ड, बहाई ट्रिब्यूनल, फिर तो सिख के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल, जैन बौद्ध के लिए अपना बोर्ड ट्रिब्यूनल। ठीक बात है, कितने बोर्ड कितने ट्रिब्यूनल बने? आपकी बात ठीक है, कितने बोर्ड बनाएंगे ये तो एक व्यवहारिक बात है ना। तो मैंने कहा कि एक बने, सबसे यूनिफॉर्म बने, यूनिफॉर्म चैरिटी कोड एक हो, सबके लिए सबसे बेहतर है। पर आप अलग भी बना रहे हैं तो कानून एक से होने चाहिए, कानून एक स्तर पे होने चाहिए। ये नहीं है कि हिंदुओं का ये है कि जहां पूरे तौर से जकड़े हुए हैं और यहाँ जो पूरी आजादी दे रखी, यहां तक कि जहां उंगली रख दे वो हमें, ये तो एकदम असमानता है, डिस्क्रिमिनेशन है, आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन है इसमें, और धर्म के आधार पर वायलेशन है ये। मगर सबसे बड़ी चीज है कि ये जो आप
बिल बना रखा है, जेपीसी के सामने है, ये सब संशोधन प्रक्रियात्मक है, प्रोसीजरल है। रेवेन्यू तय करेगा और वो तय करेंगे और सिविल कोर्ट करेगी, ये तो फोरम की बात है केवल। जब तक वक्फ की डेफिनेशन पर आप नहीं संशोधन करते हैं, असली समस्या वहां है। ये जो ग्रांट आपने रखा हुआ है वहां पर, जो बादशाहों की, आज कोई हम हैं, हमने ग्रांट कर दी, वो ठीक है, मगर जो मुगल बादशाह थे, जो सल्तनत के बादशाह थे, नवाब थे, और जो नवाब हैं, निजाम हैं, इनकी जमीन, या जो मुगलों के गवर्नर थे, इन लोगों ने जो ग्रांट दिए हैं वो सॉवरेन ग्रांट है, और उनको एक प्राविधान इस एक्ट में होना चाहिए, बिल में, कि ये सब रद्द है, और फिर जमीन सरकार टेक ओवर कर ले। सॉवरेन का ग्रांट है, सॉवरेन ने ग्रांट वापस ले लिया, और ये हम नहीं कह रहे, ये देखिए, ये जजमेंट है, ये जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, 7 फरवरी 2022 का, 2016 का, हाँ 2016 का है, देखा मैंने, 2016 का है, 2016 की पिटीशन है। हाँ अच्छा, पिटीशन 2016 की, जी। जजमेंट सिविल अपील 10,770 ऑफ 2016, स्टेट ऑफ आंध्रा वर्सेस एपी स्टेट वक्फ बोर्ड, जिसपे उन्होंने कहा कि सॉवरेन जो है, जो आज का सॉवरेन है, यानी पार्लियामेंट, और वो उसको पुराने ग्रांट को खत्म कर सकती है। सॉवरेन ने दिया था तत्कालीन, और आज के सॉवरेन ने खत्म कर दिया। वो कह रहे हैं, द सॉवरेन हु हैड द राइट टू गिव जागीर विलेज फॉर सर्विस हैड ए राइट टू टेक अवे दैट राइट एज वेल, देयरफॉर द एबॉलिशन ऑफ जागीर बाय द रेगुलेशन वाज एब्सोल्यूट। उन्होंने कानून को कहा ठीक है, तो ये काम हो सकता है, हम क्यों कर रहे हैं? हाँ भाई, हम सड़कों के नाम बदलना चाहते हैं, औरंगजेब का, अकबर का, सबका, क्या फायदा? जो असली चीज तो ये है, जो उनके नाम पर यहाँ चली जा रही है, जिसको कि वक्त का कवर दे दिया गया है, उसको समाप्त करिए। सड़कें से अकेले क्या होगा? सड़क कर दिया, अच्छा किया। तो मुगलों का जो आक्रमणकारी थे, उनके तो जो भी नामो निशान जहां भी खत्म किया जा सकता है, समाप्त होना चाहिए। और खास तौर से ये जो जमीनें दी गई, ये उनके ग्रांट, आज ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है जो बात हम कह रहे हैं, क्योंकि आज का मुसलमान जो उसकी संपत्ति है वो उसको दान करे, वक्फ बनाए, ट्रस्ट बनाए, जैसे चाहे करे, वक्फ औलाद बना दे, कोई दिक्कत नहीं है। हम मगर ये यहां पर जब तक आप नहीं इसको ठीक करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सिविल कोर्ट को दे दीजिए, वहां दे दीजिए, 40 साल लगेगा मुकदमा तय करने में, और हम अपनी संपत्ति का मुकदमा लड़ते रहेंगे अपने जीवन काल में। इसका मतलब ये जो डीएम को पावर दे दिया उसको इन्वेस्टिगेशन करने की, और ये वो तब तक सक्सेस नहीं हो सकती, तब तक उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक पहले वह वक्त डिफाइन नहीं होगा, वक्त की डेफिनेशन को। दूसरा, जो मुगलों, बादशाहों या नवाबों या निजामों की जमीन थी, उसको सरकार उसको टेक ओवर करके अपने काम में नहीं लेती, या जो ग्रांट को रद्द करे, और जो कॉमन लैंड शामिल किया 1995 में, उसको वापस खत्म करे। एक सवाल सर ये बनता है कि भारत में है तो ट्रिब्यूनल बहुत सारे, लेकिन मजहब के आधार पर एक ही ट्रिब्यूनल है। भाई, आपका जीएसटी ट्रिब्यूनल है, एनजीटी है, आपका इनकम टैक्स, वो तो ठीक है, वो सिविल कोर्ट को दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ठीक है। भाई, अगर कॉमन एक्ट सरकार बनाती है इसका रिलीजियस एंड चैरिटेबल का, जी, तो कॉमन ट्राइब्यूनल हो जाएगी। और नहीं भी आप कर रहे हैं तो आपने सिविल कोर्ट को कर दिया, ठीक है, पर उससे होगा क्या? वो उंगलियां रखते रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे कि साहब ये वक्त नहीं है, बोझा हमारे ऊपर दिखाने का कि ये वक्त नहीं है। चलिए सर, इसकी लड़ाई हम लोग तो कोर्ट में लड़ी रहे, आशा करते हैं कि पार्लियामेंट में जेपी से कुछ अच्छा निकलेगा। तो कुल मिला के सर का ये कहना है, ये वर्तमान जो व्यवस्था है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। मुगलों को, निजामों को, बादशाहों को, उनके नवाबों को वक्फ का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये जमीन भारत के लोगों की थी, और भारत के लोगों ने उनको दान नहीं किया था, भारत के लोगों से उन्होंने तलवार के दम पे छीना था। वक्फ वो जमीन की जाती है जो अपनी पुश्तैनी जमीन हो या खुद अपनी मेहनत की कमाई से लिया हो,
किसी का मर्डर करके, किसी जबरदस्ती कब्जा करके जो हथियाई गई जमीन है वो भी वक्त नहीं हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये व्यवस्था ठीक नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे अपनी बात जेपीसी में भी रखने के लिए, हम लोग कोशिश करेंगे चिट्ठी लिखने के लिए भी सबको, और अगर हमें अवसर मिला तो हम अपनी बात जेपीसी में भी जाके कहेंगे। सर ने हमको ये भी कहा है कि जो हमारी पीआईएल चल रही है वक्फ बोर्ड की, वो सर बहस भी करेंगे, ये भी आपने वादा कर दिया है। तो फिर किसी मुद्दे पे सर से चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर चैनल पे, जहां से वहां शेयर करिएगा, क्योंकि आज जो बातें सर ने हमें बताई है, इनफैक्ट इस पे मुझे लगता है कि अच्छे जो नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार हैं, शायद वो भी इस गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ऊपर ऊपर सतही बहस हो रही है, इस गहराई के साथ वक्त के ऊपर कभी चर्चा नहीं हुई है। इसलिए इस वीडियो को अगर आप जानते हैं किसी सांसद, विधायक, मंत्री को, उनको फॉरवर्ड करिए। किसी आप पत्रकार, कलमकार को जानते हैं, उनको फॉरवर्ड करिए। जहां के अगर आप किसी माननीय जज साहब को जानते हैं, इस वीडियो को उनको जरूर फॉरवर्ड करिएगा। सब लोग एक बार देखें, सुने, और फिर जो आगे होगा फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर, आपने इतना अवसर दिया, आपका मैंने बहुमूल्य समझ लिया। बहुत बहुत आभार।